नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम हेल्थ टॉक विच मैं हाँ तरनजीत कौर घुमन। दोस्तों, अज का हेल्थ टॉक प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया क्योंकि जिमें कि इस वक्त सारे जानते हैं कि कैनेडा विच इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, घरां दीयां कीमतां बढ़ चुकियां ने। पे चैक उन्ना ही है जिहदे विच सानूं इन्फ्लेशन नूं भी कवर करना है, असीं अपने घरां दी मॉर्गेज भी देनी है, इंटरस्ट रेट विच भी वाधा हो चुकिया है। अजिहे दे विच पैनिक होना भी लाजमी है, अजिहे दे विच डिप्रैशन च जाना भी लाजमी है क्योंकि फाइनैंशियल क्राइसिस चो लोकी लंघदे पे ने। सो इस सिचुएशन नूं असीं किस तरीके नाल ठीक कर सकते हैं। असीं फाइनैंशियल दी गल नहीं करांगे, असीं हेल्थ दी गल करांगे कि अपनी सेहत नूं अजिहे हालातां विच असीं किद्दां ठीक रख सकते हैं, सानूं किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां लग सकदियां ने। खास तौर ते एंजाइटी दी असीं अज गलबात करांगे। तुहाडा कोई भी सवाल है सानूं नीचे तुसीं कमेंट कर सकते हो, असीं कोशिश करांगे कि तुहाडे सवालां दे भी नाल दे नाल जवाब दईए ते अज इस बहुत ही गंभीर विषय दे बारे विच भी गलबात करिए। इस बारे गलबात करने साडे नाल जुड़ चुके ने जी काव्या होममेकर तो मीता ओसा जी। वेलकम मीता जी। थैंक यू सो मच तनजीत। तो सुनने देखने वाले सारे ही व्यूअर्स नु मेरे वालों प्यार भरी ते निक्की सत श्री अकाल। हाउ आर यू मैम? या आई एम गुड, थैंक यू सो मच। सो आज जो टॉपिक लेकर आए ना, ऑलमोस्ट हमारी कम्युनिटी में तो ये बहुत ज्यादा देखने काफी को मिल है, रहा हाँ। तो इसके बारे में थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। पहले तो ये बताएं कि एंजाइटी की हम बोल देते हैं कि तुम्हें एंजाइटी हो रही है, ये हो रही है, पर एंजाइटी होती क्या है? जी, सो एंजाइटी बेसिकली क्या है कि किसी भी बात का स्ट्रेस होता है हमें, तो उस करके हमारी बॉडी जो रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है, तो उसको ही हम एंजाइटी कहते हैं। कि कोई एक बंदा है कि चलो हर छोटी छोटी बात में वो सोचता रहेगा कि चलो बच्चों का ये करना है, कल स्कूल भेजना है, आज मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो हम सारे वो चीज़ें करते हैं, लेकिन वो वरी कर करके जितना भी आप इसमें इन्वॉल्व होते जाते हो, वरी करते जाते हो, तो वो क्या करेगा, फिर वो एंजाइटी क्रिएट करेगा, वो एक डर क्रिएट करेगा आपकी बॉडी में, एक खौफ सा क्रिएट करेगा। एंड कई बार ये जो एंजाइटी है वो फोबिया का फॉर्म ले लेती है। सो फोबिया क्या है? फोबिया इज इरेशनल फियर, कि जिसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, उस चीज में वरी करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम ज्यादा वरी करते जाते हैं, डरते जाते हैं, तो इसी चीज को फोबिया कहा जाता है। अब कोई एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि हाइट पे जाना है, राइट? तो हम सब हाइट पे जाते हैं, लेकिन वो बंदा जिसको हाइट का डर है, सेकंड फ्लोर से भी ऊपर वो नहीं जाएगा, तो इस चीज को फिर फोबिया कहा जाता है। अब ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें काफी सारी चीजें कवर होती है। हाँ जी, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि डे टू डे एक्टिविटी में हर एक बात जो हमने देखी कि रूटीन करना है, आज ये करना है, कल ये करना है, तो वो हर छोटी छोटी बात में आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो, जिस करके आपकी बॉडी साइन एंड सिम्टम्स देना जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो इसी को हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, जो आमतौर पर कई बार आपको होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये है, क्योंकि मेरा तो नेचर इस तरह का है कि मैं वरी करती हूँ, स्ट्रेस ज्यादा लेती हूँ, तो मेरे लिए तो ये चीजें ऑब्वियस है। हाँ, लेकिन जब ये एक हद से ज्यादा हो रहा है ना, तो फिर आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स हैं, वो सारे नोटिस करते हैं कि समथिंग इज एबनॉर्मल, कि ये बंदा इतना हाइपर क्यों हो रहा है। तब जाके पता लगेगा कि हाँ, हो सकता है उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जो कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हम कहते हैं। कई बार जो है सोशल एंजाइटी, के वैसे तो नॉर्मल रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सोशल गैदरिंग है, कहीं पे भी जाना हुआ, पार्टीज में जाना अवॉइड करेंगे जहाँ पे ज्यादा लोग हैं। इवन घर पे भी कोई आएगा तो वो अनकंफर्टेबल सा, एग्जैक्टली, कि कोई ना आए, उनको ये रहता है। अपने घर में भी फ्रेंड्स को या जैसे रिलेटिव्स हैं तो उनसे भागते फिरते हैं कि कोई घर पे ना आए, मैं कहीं पे ना जाऊं, क्योंकि वो सोशल एंजाइटी उनमें होती है। और छोटे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी ये चीज हो सकती है। एंड इनिशियली जो है ये जाना अवॉइड करेंगे, तो कई बार क्या होगा कि जब आने लगते हैं ना, तो समटाइम्स एंजाइटी के साथ ही पैनिक होना शुरू हो जाता है कि एकदम से कोई जगह पे जाना हुआ जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग है, सोच सोच के पहले से उनको जैसे तरेली आ जाती है, बॉडी शेक करने लगेगा, आवाज भी नहीं निकल रही है, गला टाइट हो जाता है। सो काइंड ऑफ पैनिक अटैक हो जाता है। और फिर जैसे ही उनको वो पहले तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने की ट्राई करेंगे कि जब भी है कि पहले मना ही कर दो, लेकिन हाँ, जाना पड़ा तो फिर हो सकता है कि उनको पैनिक अटैक या इस तरह के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं।
सो इसको जो है हम सोशल एंजाइटी कहते हैं। हाँ जी। तो कई बार सेपरेशन एंजाइटी जिसको कहा जाता है, इसमें क्या होगा कि किसी से जैसे कि सेपरेट, कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम पे जाना है और बच्चा छोटा है तो अपने पेरेंट्स के वहाँ इंडिया भेज देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बच्चों की मेंटल कंडीशन है कि माँ बाप के साथ जो अटैचमेंट है या जो प्यार मिलना चाहिए, ऑब्वियसली कहीं और रहते हैं। हाँ, प्यार तो देने की सब ट्राई करेंगे, लेकिन माँ बाप के साथ जो अटैचमेंट है तो वो नहीं होगी, राइट। ऐसे बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी होती है। कई बार अकेले कुछ दिनों के लिए भी कहीं जाना है तो उनको एंजाइटी हो जाएगी। सिमिलरली जैसे कि पेरेंट्स बड़े हो गए हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं और वो जाएगा तो मैं अकेला क्या करूँगा घर पे। हाँ जी। और जो बुजुर्ग हैं कि इकट्ठे रह रहे हैं, सारे जॉइंट फैमिली में हैं, एकदम से बेटे ने अलग जाना है, सेपरेट होने का डिसीजन लिया है, तो वो जो सेपरेशन की एंजाइटी होती है, पेरेंट्स में अगर डिवोर्स हो रहा है तो बच्चों में फिर हाँ जी जो एंजाइटी फील होगी, इनसिक्योरिटी जो फील होती है बेसिकली, तो उस करके फिर ये एंजाइटी फील होनी शुरू हो जाती है। सो इसको सेपरेशन एंजाइटी कहा जाता है। कई बार क्या होगा कि कंप्लीटली वो म्यूट हो जाते हैं, सिलेक्टिव म्यूटनेस इसको कहते हैं, कि ऐसे में ये बच्चे कि जिनको बहुत एंजाइटी हो गई, एक हादसा, एक ट्रोमा हो गया अंदर, बिल्कुल बोलना ही स्टॉप कर दिया। बड़ों ने भी जैसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बोलना ही स्टॉप कर दिया। जो एक बंदा हंसता खेलता था, काफ़ी सारी बातें कर रहा था, एकदम से सुन सा हो गया, चुप हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उसको कोई ट्रोमा हुआ है, किसी तरह की एंजाइटी है जिसका ये एक तरह का रिएक्शन आ रहा है। एंजाइटी डिसऑर्डर की और जो बात करें तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हाइपोकॉन्ड्रियोसिस भी कहा जाता है। सो हाइपोकॉन्ड्रियोसिस क्या है, जिसमें मरीज को डर रहता है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी हो जाएगी। ये इस तरह की चीज़ है कि एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको डर है कि हाँ मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। किसी का भी सुनते हैं कि किसी को कैंसर हुआ, घर में फैमिली मेंबर को किसी को कैंसर था, या किसी का न्यूज़ सुने हैं, तो वो अपने आप से उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि मुझे भी कैंसर होगा, मुझे भी कुछ हो जाएगा। और वो डर जो है इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि सिंपल उनको सिर दर्द भी है तो उनको होगा कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। सो ये जो एंजाइटी है, कई बार क्या होगा कि किसी फ्रेंड से कुछ सुना के उसको लाइक कोई प्रॉब्लम है, पेट की बीमारी है या कोलाइटिस है, सिंपली टमी एक होगा तो उनको होगा कि हाँ मुझे कोलाइटिस हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। और ये एंजाइटी करके बार बार जो है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास वो जाते रहते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके जो फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, एक बार आपके कंप्लीट, उनको भी ये डाउट होगा कि क्या हो सकता है, राइट। सो पूरे आपके रिपोर्ट्स करवाएंगे, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, उसके बावजूद आपको भी, पेशेंट को, मरीज को खुद को पता होता है कि उनको कुछ नहीं है, सारे रिपोर्ट सामने हैं कि नॉर्मल है, फिर भी वो बात मानेंगे नहीं। हाँ, उनको वही डर, वही खौफ जो है, बार बार वो जाएंगे अपने डॉक्टर के पास एंड बार बार उनको कहेंगे। और यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जब रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आ रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा कि वो आपकी बार बार रिपोर्ट्स नहीं करवाएंगे ऑब्वियसली, तो वो क्या करेंगे, वॉक इन क्लिनिक चले जाएंगे या फिर अपने फैमिली डॉक्टर चेंज कर लेंगे, क्योंकि उनको बार बार इस तरह के रिपोर्ट्स करवाने हैं, बार बार उनको सेटिस्फेक्शन वो चाहिए कि सारा कुछ सब उनको कहे कि सही है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मानना नहीं है। खुद ही वो गूगल कर लेते हैं, काफ़ी सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का उनको पता होता है, और इवन क्या टेस्ट करवाने हैं वो भी उनको पता होता है, इतना कुछ वो देख लेते हैं। ये कंडीशन जो है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या हाइपोकॉन्ड्रियोसिस वाले पेशेंट में पाई जाती है। अक्सर जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको कहते हैं कि एक ही चीज़ रिपीट करते रहना, तो कहीं ना कहीं पे वो ट्रेट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि इस तरह के पेशेंट के वो ऑब्सेशन हो जाती है कि बार बार रिपोर्ट्स कराते रहें, अपनी हेल्थ सही नहीं है, बीमारी है, ये सारा सोचते रहते हैं। एंड फिर ऐसे में
जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं, कि माय वे या हाई वे, इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, उनमें भी ये चीज़ पाई गई है कि वो खुद को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ मुझे कुछ बीमारी है, मेरे रिपोर्ट्स कराओ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। लेडीज़ में भी ये होता है इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट, सो जेंट्स में भी होता है। सो ये किसी को भी जो है अफेक्ट कर सकता है। सो ये जो सारी चीज़ें हमने देखी ये एंग्जाइटी में पाई जाती है। तो कई बार जो है सब्सटेंस एब्यूज़ जब है कि किसी भी तरह का ड्रग्स आप ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मैरिजुआना है, अल्कोहल एडिक्शन है, वो जब आप छोड़ना चाहते हैं या ड्यूरिंग जब ये नशा करते हैं, तो उस वक्त खास करके जब छोड़ना चाहते हो कोई भी एडिक्शन, वो एंग्जाइटी फील होती है। आपकी बॉडी शेक करने लगती है, तरेली आ जाती है, नींद नहीं आती है, थकावट लगना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में जैसे तोड़ सी फील होती है। सो ये सारी चीज़ें जो है आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर करके देख सकते हैं। कितनी आपने लिस्ट बताई है, और मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि आमतौर पर ऐसे बहुत सारे केसेस हमारी फैमिलीज में ही देखने को मिलते हैं, और हमारी कम्युनिटी खास तौर पर इस पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं देती। Exactly. क्योंकि अगर देखें तो एक बहुत ही नॉर्मल सी टर्म बता दी जाती है कि अगर फीमेल कुछ ऐसा कर रही है, ऐसा फील करिए, तो हाँ हार्मोन्स इसके इम्बैलेंस हो गए हैं या मूड स्विंग्स चल रही हैं, इसके कारण होगा। अगर कोई मेल है तो हाँ ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल ठीक नहीं है तो इसके मूड स्विंग्स हो रही हैं, इसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रही हैं। तो इस चीज से जोड़कर इस चीज को देख लिया जाता है। कितना जरूरी है कि किसी के भी अगर कोई रिएक्शन चेंज हो रहे हैं, डेली रूटीन में कुछ मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इस चीज को पहचाना जाए और इसकी चीज के बारे में डॉक्टर से किसी से सलाह की जाए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बहुत ज़रूरी ये बन जाता है कि इस चीज़ को आप यहाँ पर ही पहचानो। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यूजुअली जब एंग्जाइटी की स्टार्टिंग होती है तो उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर होता है कि पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जो हमने देखा कि बॉडी शेक करती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, तरेली आ जाती है, गला टाइट होना, लेफ्ट साइड चेस्ट में आपको दर्द होना, और लेफ्ट हैंड में भी नमनेस, टिंगलिंग, आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक हो गया। राइट, कई बार इमरजेंसी कॉल करना पड़ता है जब आपको टाइम से पता नहीं चलता है कि आपको एंग्जाइटी है और इस तरह के पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। राइट, सो तभी इसको टाइम से अगर आपको पता है तो ऐसा कुछ होता है तो आपको पता लगेगा कि ये पैनिक अटैक है, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो पैनिक डिसऑर्डर होना, इससे आगे जाके जितने भी एंग्जाइटी वाले पेशेंट होते हैं, यहाँ पे ट्रीट नहीं हुआ ना, उनको ये देखा गया है कि ओसीडी डेवलप होता है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रिपीटेटिव बिहेवियर, गैस का स्टोव बंद किया या नहीं चेक करते रहना, घर का डोर लॉक किया है या नहीं, पता है कि किया है लेकिन फिर भी वो 4, 5, 10 बार पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स वो चेक नहीं करते हैं, तब तक उनको चैन नहीं आएगा, अंदर जो है बेचैनी सी आती रहेगी। एंड इस ये जो ओसीडी वाले हैं वो भी छोटे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी ये अफेक्ट करेगा जिनको एंग्जाइटी है। तो उसके बाद जाके डिप्रेसिव स्टेज, जिसमें एक्चुअल डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, जिसमें मूड स्विंग्स देखेंगे आप, सैडनेस है, एकदम से चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आ जाना, रोना आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इस स्टेज में जाके स्टार्ट हो जाएगी। एंड फिर जैसे आप देख लें कि विंटर टाइम में, यहाँ का जो विंटर है लंबा टाइम रहता है, तो सैड की प्रॉब्लम, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, वो होना शुरू हो जाएगा। एंड आगे जाके कई बार ऐसे बच्चे, बड़े यूजुअली बच्चे जिनमें पूरी समझ नहीं है, एडिक्शन की ओर चले जाते हैं। सो एंग्जाइटी ही वो कारण है कि कई बार मेरे पास इस तरह के भी पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा मेडिकल में वो स्टडी कर रहा है, हाईली वो है, काफ़ी वो उसको नॉलेज है, सारा कुछ उसको पता है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम स्ट्रेस हो जाता था तो उसने मैरिजुआना लेना स्टार्ट किया और अब ये एडिक्शन बन गया है। तो यहाँ पे आपको ये जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि मैरिजुआना जैसी चीज़ लेने से पहले आप ये ट्रीटमेंट ट्राई करो कि वो कंप्लीटली रिकवर हो सकते हैं इस कंडीशन से। राइट, सो ये भी एक चीज़ है कि टाइम से डायग्नोस ना हुआ तो ये चीज़ आपको एडिक्शन की ओर ले जाएगी, डिप्रेशन करके कई बार फिर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, सो ये एंग्जाइटी, वो डर जो है उनके माइंड में, वो डर तो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पता नहीं है कि एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी या इस तरह पैनिक हो रहे हैं, तो ये डर से छुटकारा पाने के लिए कई बार वो सोचते रहते हैं कि खुद को किस तरह ख़त्म कर दें।
सो ये सारे इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सो तभी इसको टाइम पे जानना समझना कि ये चीज़ है और वहाँ पर ही उसको रोकना, ट्रीटमेंट करना जो है बहुत ज़रूरी बन जाता है। जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी बन जाता है, इसे मैनेज वैसे कैसे किया जाए? क्योंकि अगर कोई बच्चा, कोई लेडी या कोई मेल फीमेल कोई भी इस सारे सिस्टम से गो थ्रू हो रहा है, तो हम लोग वैसे ही उस चीज को छोड़ देते हैं कि इसकी तो आदत बन चुकी है ये सब करने की, ये तो एक्सक्यूज लगा रही है कहीं ना जाने के, ये वो। तो इस चीज को मैनेज कैसे किया जाए? फैमिली का क्या रोल है या किस तरीके से इसे हम कोप अप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहली बात आती है मैनेजमेंट की। सो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जिनको इस तरह एंजाइटी की प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है ना, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, कि अगर आप घर में हैं, घर में आपको पैनिक अटैक हो रहे हैं कई बार शाम के टाइम, इसमें ना डिफरेंट चीज़ों का डर होता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैं दूँ तो फियर ऑफ डार्कनेस, के अंधेरा होता है शाम की और मुझे एंजाइटी फील होना शुरू हो जाता है और फिर मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। कई बार क्या है कि कोई सोच ऐसे लग जाती है कि पहले ये हुआ था, वहाँ पे उस सोच में चले गए तो उससे एंजाइटी। जो वायलेंस आप देख रहे हैं टीवी पे कि इतना यहाँ पे पॉलिटिक्स में ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, मैं ये न्यूज़ वॉच करता रहता हूँ और मुझे कुछ होता जाता है, मुझे एंजाइटी या पैनिक अटैक हो रहा है, राइट। कई बार हाइट से डर है, कुछ लोगों को डर्ट से डर है, किसी से हैंडशेक नहीं करेंगे कि सारा कुछ डर्टी है, क्लीन अप करते रहते हैं, राइट। सो ये जो क्लस्ट्रोफोबिया जिसको कहते हैं कि फियर ऑफ क्लोज्ड रूम, कि छोटा कमरा है, टनल वगैरह है, एयर ट्रैवल करना है। इवन मेरे जो पेशेंट्स है एमआरआई करवाना है तो एमआरआई मशीन उसकी जो होती है उसके अंदर नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ ये डर, क्लस्ट्रोफोबिया, कि छोटी जगह में या ज्यादा लोग हैं, मॉल में जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस है, तो इस चीज को क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर काइंड का डर है। सो यहाँ पे एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स अगर आपको अंधेरे से डर लग रहा है ना तो पूरे घर की आप लाइट्स ऑन कर दें, तेज रखें। कई बार हम डिम लाइट करके शाम को बैठे होते हैं ना, तो आप ब्राइट लाइट रखें। जितना हो सके आप एक्सरसाइज करें। तो उसके साथ क्या होगा, जो फीलिंग गुड वाले हॉर्मोन्स है, और एक्सरसाइज मतलब ऐसे नहीं कि आप, हाँ ये भी चल सकता है कि जब पैनिक हो रहा है आप 10 मिनट घर से बाहर निकल के एक चक्कर लगा के आओ, तो थोड़ा सा वॉक भी आपका माइंड चेंज कर देगा, राइट। जो बुजुर्ग हैं पार्क में जाके बैठे, किसी से बात करें तो उससे भी ये एंजाइटी हल्की हो जाती है। लेकिन ऑन द रेगुलर बेसिस अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो डेली आपने एक रूल बनाना है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक, कि ऐसे नहीं टहलने निकल गए, ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज इतने टाइम के लिए आप करेंगे तो फीलिंग गुड वाले हार्मोन्स जो है बॉडी में रिलीज होके इस पे कंट्रोल आएगा। जो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, कि गहरी अंदर आप सांस लेते हो थ्रू योर नोज एंड फिर मुंह खुला करके उसको निकालते हैं। तो कुछ एक आप डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर सजेस्ट करते हैं तो आप मैग्नीशियम, विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट्स भी साथ में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके जो है आप कंट्रोल पा लेंगे। एंड राइट वे जब भी आपको फील हो रहा है, बेचैनी फील होनी स्टार्ट होती है ना, किसी फ्रेंड को फोन लगा लिया आपने, किसी रिलेटिव से बात कर ली, अपनी पसंद का कुछ कोई हॉबी डेवलप करो, कि अपनी पसंद का जो है वो चीज में मन लगाओ, ताकि जब भी माड़ी सोच या इस तरह का एंजाइटी फील होना स्टार्ट होता है ना, यू कैन गो टुवर्ड्स दैट थिंग। हाँ जी। जैसे आपने बात की, कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई बात करने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पर हर किसी का अपना अपना स्केड्यूल है। लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है इस सब चीजों में? बहुत मैटर करता है ये चीज़ों में, और लाइफस्टाइल रिलेटेड ही ये केसेस यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी बीमारी है कोई किसी से शेयर नहीं करेगा, राइट, कि मुझे ये बीमारी है, मैं इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बल्कि वो छुपाते हैं। यहाँ पे जो हालात हैं कि सारी चीज़ जो है लोग किसी से शेयर नहीं करते हैं, किसी से क्लोजनेस नहीं है कि चलो फ्रेंड को मिल लिया तो उसको बता दिया, नहीं। और
ऐसे केसेस में डिप्रेशन एंजाइटी वालों को वैसे जितना कम शेयर करोगे ना, इसमें क्या होगा कि जैसे आप किसी से शेयर करते हो तो वो चीज़ जो है बीमारी के बारे में वो आपको पूछेंगे, जब वो पूछते हैं ना तो वो एंजाइटी वापस आने लगती है और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। तभी मैं अपने पेशेंट्स को भी बार बार कहती हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन है, बेशक आप कॉल करो, राइट अवे कॉल करो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, लेकिन बीमारी के बारे में बात नहीं करनी है, कुछ और बात करें, कुछ जैसे हैप्पीनेस की बात करें या पिछले जो अच्छा टाइम गुजरा है उसकी आप बात करो, लेकिन ये जो चीजें हैं वो डिस्कस मत करो, वहां पर ही बड़ा वाला क्रॉस लगा के इस चीज को भूल जाओ। जी, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है जी life में। बिल्कुल। अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें, अभी जैसे मेरे दर्शक जो भी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कोई इस चीज से गो थ्रू हो रहा है, उसकी फैमिली आपको सुन रही है कि हाँ हमारी फैमिली मेंबर ऐसे गो थ्रू हो रहे हैं सिचुएशन से, तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, कैसे आप उन्हें ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल, तो यहाँ पे होम्योपैथिक जो हमारा अप्रोच है इट्स इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, तो उसमें कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, जैसे बुखार हुआ ये दवाई ले ली, हेडेक हुआ ये दवाई ले ली, गला खराब है तो आपने एंटीबायोटिक्स ले लिए, इस तरह का कुछ नहीं होता है। हर एक मरीज का डर डिफरेंट है, हर एक मरीज के सिम्टम्स डिफरेंट आ रहे हैं कि एक बंदे को एंजाइटी है तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, दूसरे बंदे को सिमिलर एंजाइटी है लेकिन उसके सिम्टम्स जो हैं वो चेंज होंगे एंड उसका कारण भी डिफरेंट होगा। तो उस हिसाब से हर एक पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है क्लिनिक पे जब आप मेरे पास आते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिस करके ये जो मेडिसिन है आपके माइंड को काम डाउन करती हैं, सूदिंग इफेक्ट देती है। एंड कुछ एक हमारे पास एक्यूट मेडिसिन हैं जो कि क्या होगा कि आपको राइट वे जो एंजाइटी हो रही है उसमें भी आपको हेल्प कर सकती है। सपोज पैनिक अटैक हो रहे हैं, कुछ एक मेरे पास इस तरह के केसेस आए थे कि ड्राइविंग टेस्ट था उनका, 2-3 बार ड्राइविंग टेस्ट फेल हुआ, लेकिन फिर वो जब आए कि कुछ है आपके पास, तो मैंने कहा कि हाँ है, आप ट्राई करो ये। सो उसने वो मेडिसिन लिया एंड ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास हो गया। एग्जाम टाइम पे जो एंजाइटी हो रही है कई बार बच्चों को, तो पेरेंट्स आते हैं कि उसको काफ़ी एंजाइटी नर्वस फील करते हैं एग्जाम के टाइम, तो ये जो कुछ एक मेडिसिन है एक्यूट मेडिकेशन जो आपको राइट वे हेल्प करेगी पैनिक अटैक के लिए भी, तो एंजाइटी पे कंट्रोल पाने के लिए भी। बाकी इसका जो ट्रीटमेंट होता है कुछ टाइम का, वो जैसे जैसे आप लेते जाते हो तो माइंड एंड बॉडी के बीच हार्मनी होने से फिर आपके ये सारी चीज़ें जो है कम होके सही होती जाती हैं। वैसे आपके पास कौन कौन सी बीमारियों की ट्रीटमेंट है और कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी, सो वैसे जो हमारा ट्रीटमेंट है ये फैमिली डॉक्टर के पास आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उसी तरह होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। किसी भी तरह की बीमारी है, छोटे बच्चों की है, बुजुर्गों की है, आर्थराइटिस से लेके एलर्जीज हो रही हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन बॉडी में आई है, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, लेडीज में जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम आ गई, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जैसे पीरियड्स के टाइम पेन होना, सिर दर्द है, माइग्रेन हेडेक या किसी भी तरह की हेडेक हो रही है, रिपीटेड रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, सो कोई भी नवी पुरानी आपके बाल जड़ रहे हैं, स्किन इश्यूज आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई जाना, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इन सारी चीज़ों का जो है ट्रीटमेंट है। सो कोई भी बीमारी वास्ते फील फ्री टू कॉल अस। मेरा फ़ोन नंबर जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यू डोंट नीड एनीबडीज रेफरल की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली जो है वो हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस जो है हम गाइड करते हैं एंड ऑल ओवर कनाडा, यूएसए सारी जगह पे मेरी दवाई भी शिप हो रही है। सो आपके घर पे जो है आपकी दवाई मिल जाएगी, कॉल करके डिटेल में आपकी हिस्ट्री ली जाएगी। इस नंबर पे आप कॉल करके जो है मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी क्लिनिक कहाँ पर है, किस टाइम आप अवेलेबल हो सकते हैं? और जैसे हमारे बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह पर आपको लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कोई आपसे मेडिसिन लेना चाहता है, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो फिर कैसे उनके साथ आप कॉल के जरिए बात करते हैं या उनकी रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ बिल्कुल, सो कंप्लेन के हिसाब से सबसे पहले तो फ़ोन पे बात होती है, राइट, कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह है, तो उस हिसाब से जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं वो रिपोर्ट्स देखते हैं, तो साथ में जो मेडिसिन ले रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स वगैरह देख के कितना टाइम लगेगा, मतलब असेसमेंट करना ज़रूरी होता है, और फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह
वगैरह की फैसिलिटीज़ है, तो उसके थ्रू पेशेंट से बात करके फिर जो है मेडिसिन हम शिप कर देते हैं। जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं कि एलोपैथी में एक बीपी की मेडिसिन है पूरी उम्र के लिए लग गई, कोई थायराइड की मेडिसिन है पूरी उम्र के लिए लग गई, क्या होम्योपैथी की मेडिसिन पे पूरी उम्र के लिए खानी पड़ती है? ये बिल्कुल एडिक्टिव नहीं है, इसमें इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपने बात की ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हैं, राइट। तो इसमें कुछ ऐसे नहीं होता है कि परमानेंट ट्रीटमेंट। हाँ, आप ट्रीटमेंट लेते हो कंटिन्यूअसली कुछ टाइम के लिए, फॉर लिटिल बिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके साथ काफ़ी टाइम आपका सही हो जाएगा। सो फार आप अपनी डाइट की, लाइफस्टाइल की टेक केयर कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ हम गाइड करते हैं और असेसमेंट करके ही हम आपको बताते हैं कि इस तरह ट्रीटमेंट होगा। बाकी ये चीज़ें इस तरह की है कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, एक बार आ गया बॉडी में तो है, लेकिन अंडर कंट्रोल है, कि अंडर कंट्रोल हम उसको रख सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिर जब वापस ये ट्रबल आती है तो उस वक्त वापस आप कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेके स्टॉप कर सकते हैं। सो ये लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ एक टाइम में ही कंट्रोल में आ जाती है चीज़ें। होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? जब आप प्रॉपर जैसे रजिस्टर्ड होम्योपैथ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, व्हेन दे नो व्हाट दे आर डूइंग, तो इसका इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आम तौर पे और सारी जो मेडिसिन आप लेते हैं वो क्रूड फॉर्म में होती है, जबकि होम्योपैथी में अ पॉन्ड फुल ऑफ वाटर एंड यू आर एडिंग जस्ट 1 ग्रेन ऑफ दैट सब्सटेंस, लेकिन उसका डायनामिक पावर बढ़ाते हैं जो कि लेबोरेटरीज में बनती हैं। सारी मेडिसिन जो हम रखते हैं क्लिनिक पे, वो हेल्थ कनाडा अप्रूव्ड मेडिसिन देते हैं एंड यहाँ पे कनाडा में ही बनी हुई है, और इसका इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तभी क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है, सो वो कुछ साइड इफेक्ट ही नहीं कर सकती। आपको कब, कहाँ, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, सो मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, सुबह 10 से शाम 6 तक, और लोकेशन है हमारी 10 कॉटरेल पे, एयरपोर्ट नॉर्थ पार्क जहाँ पे कॉटरेल बन जाता है। सो एयरपोर्ट कॉटरेल की नुक्कड़ पर ही प्लाजा है, एंड कॉल करके सेम डे आप आ सकते हैं। इफ़ यू आर इन द एरिया तो आप वॉक इन भी कर सकते हैं, एंड फ़ोन करके आएँ तो सही रहेगा कि प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। नंबर टू कॉल आप मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी आपने जानकारी शेयर की। थैंक यू सो मच तरनजीत। सो दोस्तों, इसी साਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਚੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।